नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र करेंगे चिकित्सा क्षेत्र में हो रहे नवाचारों को लेकर। सीएम धामी ने रुद्रपुर में पंडित राम सुरेम शुक्ल राजकीय मेडिकल कॉलेज में शिलापट अनावरण और स्मृति समारोह कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। मुख्य अतिथियों ने पंडित राम सुरेम शुक्ल के योगदान को याद करते हुए मेडिकल कॉलेज में नई सुविधाओं और शोध कार्यों को बढ़ावा देने की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी हमारे मीडिया के मित्र, मैं आप सभी का आज के इस बहुत शानदार कार्यक्रम में, जहां हम पंडित राम सुरेम शुक्ल जी को आज उनका स्मरण करने के लिए यहां पर एकत्र हुए हैं, मैं भी आप सबका अपनी ओर से बहुत स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आप सब बड़ी संख्या में यहां पर उपस्थित हुए हैं और महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, तराई क्षेत्र के संस्थापकों में से एक, इस क्षेत्र के शिल्पी और किसान हितों के लिए हमेशा सजग रहने वाले, एक प्रहरी की तरह काम करने वाले, और सच में जैसा मैं चूंकि इस क्षेत्र में काफी लंबे समय से आता रहा हूं, मेरे साथ जब मैं लखनऊ में पढ़ता था तब भी इस क्षेत्र के लोग हों या इनका जो पैतृक क्षेत्र है देवरिया, उस पैतृक क्षेत्र देवरिया के भी बहुत सारे मित्र बलिया, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, गाजीपुर, आजमगढ़, प्रतापगढ़ और मिर्जापुर, भदोही तक के लोग, और बिहार के भी बहुत सारे मित्र। अभी बिहार के चुनाव में भी मैं गया था तो बहुत साथियों से मिलना हुआ था। तब से मैं इस क्षेत्र के बारे में बहुत भली भांति सुनता आया, जानता आया, जानकारी होती रही कि पंडित राम सुरेम शुक्ल जी ने अनेक लोगों को आगे लाकर यहां पर बसाने का काम भी किया, और हम कहें कि तराई को रचाने में, बसाने में, और उस समय में बड़ी हिम्मत का काम होता था। यहां पर बड़े बड़े अजगर होते थे, बिच्छू होते थे, सांप होते थे, अभी शेर के बारे में खुद ही बता रहे थे, शेर होते थे, गुंदार होते थे, तमाम प्रकार के ऐसे जानवर जो सच में कठिन परिस्थितियां उत्पन्न करते थे। मच्छर बहुत होते थे। उस परिस्थितियों में यहां पर लोगों को बसाना, उनको प्रेरित करना, उन्होंने काम किया। मैं आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर उनको अपनी तरफ से बहुत भावांजलि अर्पित करता हूं, बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मेरा सौभाग्य है कि उनकी पुण्य स्मृति के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में आप सबके बीच में, इतनी विशाल संख्या में आप सबके बीच में उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और ये काम इन्होंने, राजेश शुक्ला जी ने और हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष दिनेश शुक्ला जी ने बहुत अच्छा करवाया कि विभिन्न क्षेत्रों में जो उत्कृष्ट करने वाले लोग हैं, जैसे डॉक्टर साहब का शुरू में रश्मि जैन जी का, तिवारी जी का, अनेक लोगों को मैं खुद जानता हूं। सच में अभी ये हमारे कमल जिंदल जी यहां बैठे हैं, लेकिन अचानक बीमार हो गए। इनको भी फिर से उसी तरह तंदुरुस्त बनाने में बहुत बड़ा योगदान देने वाले डॉक्टरों में से एक। किसानों के क्षेत्र में, व्यापारियों के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, अनेक क्षेत्रों में जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, उन सभी को यहां पर आज सम्मानित भी किया गया है। मैं आज के इस अवसर पर सम्मानित होने वाले सभी सम्मानित जनों को भी अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं, बहुत उनको शुभकामनाएं देता हूं। और ये सम्मान आप लोगों की उत्कृष्टता के लिए है कि आपसे प्रेरित होकर समाज जीवन के क्षेत्र में
लोगों की सेवा के क्षेत्र में और भी प्रेरित होकर लोग इसी प्रकार के सर्वोत्तम कामों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज हम सब एक ऐसे महामानव की स्मृति में यहां पर एकत्र हुए हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा में लगाया, जन सेवा में लगाया, समाज सेवा के लिए समर्पित किया। पंडित राम सुमेर शुक्ल जी ने अध्ययन करने के दौरान उनके राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना उनके अंदर विकसित हो चुकी थी। कभी कभी राजेश शुक्ला जी मुझे बताते थे, जब हम विधानसभा में होते थे तो सच में ये बड़े प्रखर वक्ता थे, उसे शुरू से ही बड़े प्रखर वक्ता रहे। आज हालांकि इन्होंने कम बोला, ये बोलते थे। और चूंकि ये जन्मजात नेता ही पैदा हुए थे, मैं एक सैनिक के परिवार में पैदा हुआ तो सच में मैं बोलने में थोड़ा संकोच करता था। तो मैं इनसे पूछता था कि अरे आप बहुत अच्छे वक्ता हैं। तभी मुझे कहते थे कि ये मुझे मेरे पिताजी से विरासत में मिला है। उनके बारे में ये शायद भूल गए होंगे। ये कहते थे मुझे कि वो अपना बार बार शुगर टेस्ट करते थे। उस समय इतनी अच्छी मशीनें नहीं होती थी। मुझे बहुत सारे किस्से याद हैं उनके। शायद खाने से पहले सुई लगवाते थे, तमाम ऐसी बातें। तो उन्होंने जब 1936 में लाहौर में अधिवेशन हुआ और उस समय उनकी आयु मात्र 21 वर्ष की थी, और उस समय उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के जो द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत था उसका खुले मंच से विरोध कर दिया और पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर दिया। इतनी कम उम्र में, 21 साल की उम्र ही क्या होती है, छोटा सा बच्चा ही होता है। और उस उम्र में इसमें अदम्य साहस, स्पष्टता और राष्ट्रवादी जो विचारधारा से हुए एक छात्र नेता से पूरे देश के अंदर नवयुवकों की, युवाओं की, छात्रों की, सबकी आवाज बन गए। और महात्मा गांधी जी के जो आदर्श थे वो उनके मन के अंदर घर गए। उसका इतना प्रभाव हुआ कि उन्होंने कानून की प्रैक्टिस को छोड़कर स्वयं को स्वतंत्रता आंदोलन के लिए समर्पित कर दिया। और उस दौरान उनको कई बार गिरफ्तार भी किया गया, यातनाएं भी मिली। उसके बावजूद भी वो डस से मस नहीं हुए, उनका उत्साह कभी कम नहीं हुआ, उनके कदम कभी डगमगाए नहीं और लगातार वो आगे बढ़ते गए। वो अडिग रहकर साहस से, राष्ट्र निष्ठा के साथ निरंतर देश की आजादी के आंदोलन में जुटे रहे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी उन्होंने युवाओं को संगठित करने का काम किया और उस आंदोलन को भी एक गति और दिशा देने का काम किया। और जब देश आजाद हो गया तो उन्होंने राष्ट्रहित को सबसे सर्वोपरि रखते हुए किसानों के कल्याण के लिए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए, उनके सम्मान के लिए कार्य करते रहे। तो वहीं उत्तराखंड में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों में अब लगभग 1 वर्ष का समय शेष है, लेकिन राजनीतिक सरगर्मियां अभी भी तेज होती दिखाई दे रही हैं। इसी बीच बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। कमलेश रमन ने कहा कि कांग्रेस की स्थिति हमेशा से करो या मरो जैसी रही है, जहां नेता एक दूसरे पर ही हमला बोलते रहते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता अपनी ही पार्टी के लोगों को विष पुरुष, फ्यूज, कारतूस और उड़ीसिया बल्द जैसे कहने में चूकते नहीं हैं। देखिए, कांग्रेस के लिए तो हमेशा से करो या मरो की स्थिति ही रही है, क्योंकि करो मरो इसलिए है क्योंकि उनके अपने नेता ही एक दूसरे के साथ करो और मरो की स्थिति पैदा करने लगते हैं। एक दूसरे को विष पुरुष बताने लगते हैं, एक दूसरे को फ्यूज कारतूस बताने लगते हैं, उजियाड़ू बल्द बताने लगते हैं। तो ये करो और मरो की स्थिति केवल कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए है। भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर काम करती है।
विकास के नाम पर 2027 में जाएगी। हम जनता के हित की बात करते हैं, वो बंदूक लहराने की बात करते हैं। हम जनता के विकास की बात करते हैं, वो उजियारू बल्द की बात करते हैं। हम जनता के हर क्षेत्र तक, हर घर घर तक योजना पहुंचाने की बात करते हैं, तो वो विश की बात करते हैं। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि 2027 कांग्रेस के लिए कितना कठिन होने वाला है। पहले तो वो अपने परिवार के जितने भी लोग हैं उनसे पार पाले, उसके बाद 2027 के बारे में सोचे कांग्रेस। तो वही खबर नैनीताल से, जहां हाईकोर्ट में पीसीएस मेंस परीक्षा पर रोक लगाई गई। गलत प्रश्न के मामले में हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला सामने आया, जहां प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी के आदेश भी दिए गए। नए मेरिट सूची 2022 रेगुलेशन के अनुसार बनाने के निर्देश। विवादित प्रश्नों की जांच समिति कराई जाएगी। कोर्ट के आदेश जो है सामने आए, जहां 6 और 9 दिसंबर को प्रस्तावित पीसीएस मेंस परीक्षा स्थगित कर दी गई। तो वहीं आपको बताते ही चले, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पीसीएस परीक्षा पर बड़ी कार्यवाही करते हुए तुरंत प्रभाव से परीक्षा पर रोक लगा दी है। गलत प्रश्नों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि बिना विवादित प्रश्नों का समाधान किए मेंस परीक्षा कराना उचित नहीं है। कोर्ट ने आयोग को निर्देश दिए कि प्रारंभिक परीक्षा का संशोधन परिणाम जारी किया जाए और नई मेरिट सूची 2022 के नियमों के अनुसार तैयार की जाए। इसके साथ ही विवादित प्रश्नों की जांच विशेष समिति से कराए जाने के आदेश भी दिए गए। वहीं हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद 6 से 9 दिसंबर तक प्रस्तावित पीसीएस मेंस परीक्षा अब स्थगित कर दी गई है। तो वहीं आपको बताते चले, गलत प्रश्नों पर बड़ी कार्यवाही जो है सामने आई है, जिसे देखते हुए आपको बताते चले पीसीएस मेंस परीक्षा अब स्थगित कर दी है। कोर्ट के आदेशों के बाद परीक्षा स्थगित कर दी गई है। तो वहीं आपको बता दें, समाधान ना मिलने पर भी इसे लेकर कोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी, जिसके तहत ये कार्यवाही हुई। गलत प्रश्नों पर बड़ी कार्यवाही करते हुए तुरंत प्रभाव से परीक्षा पर रोक भी लगाया गया। गलत प्रश्नों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया। तो वहीं आपको बताते चले, सर्विस कमीशन ने अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज का जो एग्जामिनेशन कराया था, इसमें प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो हुआ था उसके क्वेश्चन को हमने चैलेंज किया था। हालांकि 3-4 और क्वेश्चंस भी चैलेंज थे, लेकिन एक क्वेश्चन में कोर्ट का इंटेलिजेंस आया और कोर्ट ने कहा कि वो क्वेश्चन डिलीट होने लायक है। और जो मेंस एग्जामिनेशन उत्तराखंड अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज का 6 दिसंबर से होना था, उस एग्जामिनेशन को कोर्ट ने फिलहाल रोक दिया है और जो है कमीशन को आदेश दिया है कि एक नई मेरिट ड्रॉ करेंगे उस बेसिस के ऊपर कि ये क्वेश्चन गलत है और उतने जो नए बच्चे होंगे उनको मेंस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करवाएंगे। याचिकाकर्ता इसमें कुलदीप राठी थे और उनका कहना था कि जो कमीशन ने कुछ क्वेश्चन को गलत तरीके से डिलीट कर दिया है और कुछ क्वेश्चंस जो डिलीट होने लायक थे उनके उन्होंने गलत आंसर जो है उसको भी करेक्ट कर दिया है। इसी चीज़ को लेकर के हमने हाईकोर्ट में एक रिट पिटीशन डाली थी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के रिजल्ट के बाद। इसी बीच में कमीशन ने मेंस एग्जामिनेशन अनाउंस कर दिया जो 6 दिसंबर से ड्यू है। अब फिलहाल चूंकि कोर्ट का ऑर्डर आ गया है तो अब वो एग्जामिनेशन 6 दिसंबर को कंडक्ट नहीं होगा। प्रीलिमिनरी की मेरिट दोबारा से रीड्रॉन की जाएगी उस क्वेश्चन को गलत मानते हुए और कुछ अन्य बच्चों को भी एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करने का मौका। तो वहीं देहरादून से खबर सामने आ रही है, UDAN योजना के तहत नई हेली सेवाओं का शुभारंभ कल से देहरादून से टिहरी श्रीनगर गोचर तक उड़ान। वही संचालन की जिम्मेदारी हेरिटेज एविएशन को मिली है, जहां आपको बताते चले हेली सेवा दिन में 2 बार संचालित होगी। गोचर तक का किराया 2000 रुपए तय किया गया। पहाड़ी क्षेत्रों तक पहुंच पहले से ज्यादा आसान। तो वहीं आपको बताते चले, एक बार फिर से हेली सेवाएं जो है शुरू होती हुई, जहां कल से देहरादून के टिहरी श्रीनगर गोचर तक संचालन की जिम्मेदारी हेरिटेज एविएशन को दी जा रही है। जहां आपको बताते चले, कल से देहरादून के टिहरी श्रीनगर में गोचर तक उड़ान, जहां UDAN योजना के तहत नई हेली सेवा शुरू की गई और साथ ही आपको बता दें संचालन की जिम्मेदारी हेरिटेज एविएशन को दी जा रही है। हेली सेवा दिन में 2 बार संचालित होगी और वहीं गोचर तक का किराया 2000 रुपए तय किया गया। पहाड़ी क्षेत्रों तक पहुंच पहले से ज्यादा आसान होती हुई, जहां हेली सेवाओं की शुरुआत, जिसे लेकर आपको बताते चले हेली सेवाओं की शुरुआत हो चुकी है। हेली सेवा इनमें 2 बार गोचर करेगी और साथ ही उत्तराखंड से खबर सामने आ रही है,
जहां यूडीएन योजना के तहत नई हेली सेवा का शुभारंभ कर दिया गया। कल से देहरादून से टिहरी श्रीनगर कोचर तक उड़ान भरी जाएगी, जहां संचालन की जिम्मेदारी हेरिटेज एविएशन को दी गई है। हेली सेवा दिन में 2 बार संचालित होगी। गोचर तक का किराया 2000 रुपए तय किया गया है। पहाड़ी क्षेत्रों तक पहुंच पहले से ज्यादा अब आसान होती हुई नजर आ रही, जहां यूडीएन योजना के तहत नई हेली सेवा का शुभारंभ, जिसके तहत लोगों में खुशी देखी जा रही है। वहीं कल से देहरादून से टिहरी श्रीनगर गोचर तक ये उड़ान संचालन की जिम्मेदारी हेरिटेज एविएशन को दी गई है। हेली सेवा दिन में 2 बार संचालित होगी। गोचर तक का किराया मात्र 2000 रुपए तय किया गया। पहाड़ी क्षेत्रों तक पहुंच अब पहले से ज्यादा आसान होगी। तो वहीं देहरादून से खबर सामने आ रही, जहां उत्तराखंड में प्री एसआईआर गतिविधियां शुरू। आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण की तैयारियां शुरू होती हुई प्रत्येक मतदाता तक पहुंच, समन्वय और संवाद। देश में अब तक 11 बार एसआईआर प्रक्रिया हो चुकी है। पात्र नागरिक को सूची में शामिल करना उद्देश्य बताया जा रहा है। जो आपको बताते चले, देश में अब तक 11 बार एसआईआर की प्रक्रिया हो चुकी है। प्रत्येक मतदाता तक पहुंच, समन्वय और संवाद भी स्थापित किया जाता है। वहीं आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण की तैयारियां भी तेज होती हुई उत्तराखंड में प्री एसआईआर गतिविधियां शुरू हो गई, जहां आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण की तैयारियां तेज होती हुई प्रत्येक मतदाता तक पहुंच, समन्वय और संवाद बढ़ता हुआ। देश में अब तक को बताते चले कि 11 बार एसआईआर की प्रक्रिया हो चुकी है। पात्र नागरिक को सूची में शामिल करना ये उद्देश्य बताया जा रहा है। तो वहीं आपको बताते चले, उत्तराखंड में प्री एसआईआर गतिविधियां शुरू होती हैं, जहां आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण की तैयारियां अब तेज। प्रत्येक मतदाता तक पहुंच बढ़ाना और समन्वय और संवाद को बनाए रखना, ये इसका मकसद। वहीं देश में अब तक 11 बार एसआईआर प्रक्रिया हो चुकी है। पात्र नागरिक को सूची में शामिल करना, ये इसका अहम उद्देश्य माना जा रहा है। तो वहीं देहरादून से बड़ी खबर जो है सामने आ रही है, जहां उत्तराखंड में प्री एसआईआर गतिविधियां फिर से शुरू। आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण की तैयारियां अब जोरों शोरों से चल रही है। वहीं प्रत्येक मतदाता तक पहुंच और समन्वय को और संवाद को बनाए रखना, ये इसका मुख्य उद्देश्य जो है माना जा रहा है। वहीं देश में अब तक 11 बार एसआईआर की प्रक्रिया हो चुकी है। पात्र नागरिक को सूची में शामिल करना इसका अहम उद्देश्य। तो वहीं मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण का अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ अभियान लगातार तेज है। एसडीएम की टीम ने होरोवाला रोड और छबरा में करीब 5 बीघा और शेरपुर सेलाईकोई में 20 बीघा अवैध प्लॉटिंग का ध्वस्तीकरण किया। वहीं उपाध्यक्ष वंशीधर तिवारी ने कहा कि देहरादून को नियोजित और सुरक्षित विकास की दिशा में अवैध निर्माणों पर सख्त कार्यवाही जारी रहेगी। कराई गई। तो वहीं हरिद्वार के जिला अधिकारी के चलते आपको बताते चले, छबरा सेकुलाई में ध्वस्तीकरण, नियोजित विकास को एमडीडीए अब इस पर सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। एमडीडीए का अवैध प्लॉटिंग पर अहम वार। तो वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देश पर जनपद में चल रहे सघन चेकिंग अभियान के दौरान रायवाला पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। कोतवाली गेट में सामने राष्ट्रीय राजमार्ग पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक लाल रंग के वाहन को रोका। तलाशी लेने पर वाहन में सवार सपेरा बस्ती ऋषिकेश निवासी पति पत्नी के पास से संरक्षित प्रजाति के 14 जीवित कछुए बरामद किए गए। पूछताछ में आरोपी बेतनाबाद ने बताया कि वह कबाड़ी का काम करता है और इन कछुओं को उसमें निजामुद्दीन में एक व्यक्ति से खरीदा है।
तो वहीं आपको बताते चले रायवाला चौकी में कछुए बरामद। तो वहीं हरिद्वार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की सख्ती का बड़ा असर देखने को मिला। मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट निर्देशों के बाद जनपद में अवैध धार्मिक संरचनाओं के खिलाफ प्रशासन का अभियान लगातार तेज हो रहा है। वहीं शहीदवाला ग्रांट क्षेत्र में सरकारी भूमि पर बनी 0.0120 हेक्टेयर की अवैध मजार पर नोटिस की अवधि पूरी होते ही राजस्व टीम मौके पर पहुंच गई। जिलाधिकारी की कड़ी चेतावनी और कार्यवाही तैयारी देखकर अवैध कब्जाधारी नसीम बानो खुद ही जेसीबी लेकर पहुंची और पूरी मजार को ध्वस्त करा दिया। तो वहीं आपको बताते चले अहम कार्यवाही जो है देखने को मिली, जहां हरिद्वार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की सख्ती का ये बड़ा असर देखने को मिला है। मुख्यमंत्री धामी के स्पष्ट निर्देशों के बाद जनपद में अवैध धार्मिक संरचनाओं के खिलाफ प्रशासन का अभियान लगातार तेज हो रहा है। वहीं शहीदवाला ग्रांट क्षेत्र में सरकारी भूमि पर बनी 0.0120 हेक्टेयर की अवैध मजार पर नोटिस की अवधि पूरी होते ही राजस्व टीम मौके पर पहुंच गई। वहीं जिलाधिकारी की कड़ी चेतावनी और कार्यवाही की तैयारी देखकर अवैध कब्जाधारी नसीम बानो खुद ही जेसीबी लेकर पहुंची और पूरी मजार को ध्वस्त करा दिया। देखिए, हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि भगवानपुर तहसील में शहीदवाला ग्रांट करके एक गांव है, वहां पर सरकारी भूमि पर अवैध रूप से मजार का निर्माण किया गया था और करीबन 120 वर्ग मीटर की ये भूमि थी, जिस पर उप जिलाधिकारी के द्वारा जो जिन्होंने अतिक्रमण किया था उनको नोटिस दिया गया। नोटिस देने के साथ ही आगे जब हमने पता लगाया तो आज ये जानकारी मिली है कि जो अतिक्रमण करता थे उन्होंने स्वयं ही उस मजार का जो स्ट्रक्चर्स थे उसको डिमोलिश करना प्रारंभ कर दिया था और आज शाम तक जो है वो कार्य जारी था। और हमने ये जो कार्रवाई करी है, ऐसी अन्य कार्रवाई में भी हमने देखा है कि लोग खुद से हम जब नोटिस देते हैं तो जब उनको अतिक्रमण पता चलता है तो ये अच्छी बात है कि उन्होंने स्वयं ही अतिक्रमण हटा लिया है। और मैं हम सभी से अनुरोध करेंगे कि अगर आपने भी सरकारी भूमि पर किसी तरह का कोई अतिक्रमण कर रखा है तो उसको स्वयं ही हटा लें, क्योंकि हमारी ये जो मुहिम है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में आगे भी कंटिन्यू रहेगी। सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि सरकारी भूमि हो या किसी विभाग की भूमि हो, ग्राम समाज की भूमि हो, वहाँ पर अगर अतिक्रमण पाया जा रहा है तो तत्काल विधिक कार्रवाई प्रारंभ करें और नोटिस देकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अमल में लाएं। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।